आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है, लिखने की राइटिंग वाइटिंग सब बढ़िया चल रही होगी एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हैं, न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। न्यू भी नहीं है, लेकिन हमारे जीडीसी के मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले बता देती हूँ, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन डेवलपमेंट वाली, उसमें ही प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा करके एक टॉपिक दिया गया है, जिसमें एनईपी और ईसीसी हैं कि अवधारणाएं, उद्देश्य, आवश्यकता, और ईसीसी की मॉन्ट्रेसी अवधारणा और बहुत सारे भारतीय विचारकों के योगदान के बारे में उसमें कहा गया है। ठीक है, जैसे कि गिजुभाई विधेयका, ताराबाई मोदक और गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन सभी के बारे में इनका क्या योगदान रहा एजुकेशन में, इन सब चीज़ों को लेकर हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब ये टॉपिक दिए गए तो जाहिर सी बात है कि इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज मैं ईसीसी वाला टॉपिक लेकर आप सब लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर है। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट के अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ये ईसीसी वाला। ठीक है, देखिए मैंने बिल्कुल वैसे ही ये पीडीएफ तैयार किया है, मतलब बिल्कुल वैसे ही एक नोट्स तैयार किए हैं, ताकि आप लोग इसी तरीके से इसको लिख पाएँ और आप एकदम कंफर्टेबली रहे आपके लिए। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें पूरा में हम क्या है तो पढ़ेंगे ईसीसी अवधारणा एनईपी 2020 जो है, और मॉन्ट्रेसी अवधारणा, भारतीय विचारक और प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ये पूरे टॉपिक को आपके कवर करेगा, क्योंकि देखिए अगर हम अलग से ऐसे पढ़ते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो ये एक एक चैप्टर है, अपने आप में एक एक चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है, तो उतना टाइम है नहीं, तो हम अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा पूरा टॉपिक एक ही क्लास में कवर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना ईसीसी की संकल्पना। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे ही बिल्कुल पढ़ेंगे। ईसीसी की संकल्पना, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, है ना, कि ईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, मेरा पेन मैंने कल बताया था इसका थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो ये चल नहीं पा रहा है, तो मैं आपको ओरली इस तरीके से मैं बोलूँगी, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका ये ईसीसी का फुल फॉर्म हो जाता है। जन्म से 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक एवं भाषाई को सुनिश्चित करने वाली एक एकीकृत प्रक्रिया है। अब जब कभी भी हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास में हमारे कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, है ना, सामाजिक, भावनात्मक, और हमारा इसमें लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, एकीकृत प्रक्रिया है। आपकी ये प्रस्तावना इतनी तैयार हो जाती है। आप इसमें जो 2 लाइन दिख रही है, आप जब अपना लिखने बैठेंगे अपनी कॉपी में, तो ये आपकी 3-4 लाइन की पूरी एक प्रस्तावना तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे एनईपी 2020 के नाम से हम जानते हैं, उसके अनुसार ईसीसी को स्कूली शिक्षा का मूलभूत चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज माना गया है, जिसमें 5+3+3+4 संरचना के प्रथम 5 वर्षों में स्थान दिया गया है। 3 वर्ष आंगनवाड़ी, प्री स्कूल प्लस 2 वर्ष कक्षा 1 और 2। ठीक है, तो ये आप इसका एक दे सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस तरीके से ये कहा गया है। तो ये आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके क्वेश्चन का मतलब एक पावर इतना बढ़ जाएगा, आप अगर इसको डालकर ऐसे लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ईसीसी के मुख्य उद्देश्य की तरफ, कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसका सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण विकास में भी देखिए, बालक के शारीरिक, गत्यात्मक, हमने कल वाली क्लास में भी मोटर स्किल्स देखा था, मोटर स्किल्स, संज्ञानात्मक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास की सुदृढ़ नींव रखना, ये क्या है, इसका प्रमुख एक उद्देश्य है। ठीक है, फिर है हमारा शाल्य तत्परता,
बच्चों में प्राथमिक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु आवश्यक कौशल, आदतें और रुचि विकसित करना। ठीक है। तीसरी पॉइंट है हमारा जीवन पर्यंत सीखने की नींव। खेल, खोजबीन और गतिविधि आधारित अधिगम द्वारा बालक में जिज्ञासा और रचनात्मकता का विकास करना। ये क्या है? हमारा जीवन पर्यंत सीखने की नींव है। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है समानता और समावेशन। समानता और समावेशन, जो वंचित वर्ग है या वंचित जो बच्चे हैं वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को शुरुआती स्तर पर क्या करना है? हमें समान अवसर उनको प्रदान करना है ताकि वो भी सामाजिक मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। ये आपके ईसीसी के मुख्य क्या हैं? उद्देश्य हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ईसीसी की आवश्यकता एवं महत्व। तो इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है? तो मस्तिष्क का तीव्र विकास। ठीक है। तंत्रिका विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है। ठीक है। ये आपका डाटा NEP 2020 में भी दिया गया है और इसमें भी है, और ये आपसे 1 लाइनर TGT PGT में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ये आपका ऐसे पॉइंट करके इम्पॉर्टेंट करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि 6 वर्ष की आयु तक पूर्व हो जाता है। अतः ये अवधि अत्यंत क्या है? अत्यंत संवेदनशील होती है। ठीक है। कौन सी? बच्चे की 6 वर्ष तक की आयु। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट कुपोषण व स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा। तो उचित पोषण, टीकाकरण और देखभाल के माध्यम से बाल मृत्यु दर, अल्प पोषण में कमी लाना। ईसीसी का मुख्य उद्देश्य में भी हम पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए एक क्या है इसका कि मस्तिष्क की तीव्र विकास होता है। दूसरा विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है, ये हमने देखा। दूसरा हम देख रहे हैं कि कुपोषण व स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा ये प्रदान करता है, जैसे कि मिड डे मील के अंतर्गत एक अच्छा पोषण मिलता है ना बच्चों को। तो क्या है, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर टीकाकरण भी होता है, जिससे बाल मृत्यु दर क्या है? कम होती है और अल्प पोषण में कमी आती है। ठीक है। ड्रॉप आउट दर में कमी। ड्रॉप आउट दर में कमी, जिन बच्चों को ईसीसी का बेहतर आधार मिलता है वे प्राथमिक कक्षाओं में कम पिछड़ते हैं तथा विद्यालय छोड़ने की संभावना न्यूनतम होती है या ना के बराबर होती है। मतलब क्या है कि जो ईसीसी वाले जो है जैसे नर्सरी, प्री नर्सरी, इस तरीके से LKG UKG वाला है ना, तो जब बच्चा वहाँ पे सीखा रहेगा तो जब वो कक्षा 1 में आएगा या कक्षा 1 में जब औपचारिक शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसमें क्या रहेगा, बच्चे को कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो सीखा रहेगा, एडजस्टमेंट करना सीख जाएगा ना, तो उसे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें समायोजन में उसको दिक्कत नहीं होगी जब औपचारिक शिक्षा कक्षा 1 से उसकी शुरू होगी। ठीक है। तो ये ड्रॉप आउट में कमी हो जाती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है ईसीसी का दायरा, इसका स्कोप क्या है? तो NEP 2020 के तहत ईसीसी का दायरा विस्तृत होकर निम्नलिखित रूपों में कार्यरत है, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र। देखना कितना बेहतरीन आपका कंटेंट है, आप बिल्कुल एकदम से अच्छे से पढ़ते चलिए। तो आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण व शहरी झुग्गी बस्तियों में एकीकृत स्वास्थ्य, पोषण व पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। बिल्कुल है ना, कितना ईजी सा है और बहुत अच्छा है। बाल वाटिका प्री प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध कक्षा वर्ष की बाल वाटिका 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है ना। आंगनवाड़ी आप सभी लोग जानते हैं, बाल वाटिका प्राइमरी स्कूल। ठीक है। और स्टैंडअप आलोकन प्री स्कूल निजी या गैर सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित किंडरगार्टन, नर्सरी केंद्र, ये भी होते हैं। ठीक है। तो ये इनका क्या है, ये दायरा है ईसीसी का। अब देखिए ये जो हमने इतना पोर्शन पढ़ा, ठीक है, हमने पूरा ईसीसी कवर किया कि ईसीसी की संकल्पना क्या है, जो हम प्रस्तावना में लिखेंगे ये हम अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार डाल के लिखेंगे। उसके बाद इसके मुख्य उद्देश्य लिखेंगे, महत्व एंड आवश्यकता पूछा जाएगा। देखिए तो जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड होगी हम उसी आधार पर लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड होगी। तो एक क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ईसीसी के पुनर्गठित स्वरूप यानी कि 5+3+4 ढांचे का विश्लेषण कीजिए तथा साल्य तात्पर्यता प्राप्त करने में इसकी महत्व की चर्चा कीजिए। तो आपके जो ऊपर सारे पॉइंट हैं वो इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मान लीजिए यही कुछ, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
है ना। ये पहले पढ़ना, उसके बाद ये क्वेश्चन नोट करके आप बिल्कुल उस तरीके से रखना। और इसमें देखिए एक की पॉइंट भी दिया है कि आप इसमें 3 से 8 साल 3 से 8 साल तक के बच्चे वर्ष ज़रूर ऐड कीजिएगा। जातु पिटारा 6 वर्ष तक के पूर्व विकास 85%। तो कुछ ये इन चीज़ों को अगर डालेंगे तो आपके उत्तर की जो है जान बढ़ जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ईसीसी मॉन्टेसरी अवधारणा। ठीक है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का दर्शन था। जैसे अगर पूछा जाए कि ईसीसी में मारिया मॉन्टेसरी की अवधारणा क्या है, तो आप उनको करके रखेंगे। इलातवी चिकित्सक व शिक्षाशास्त्री डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने बालक को स्वतंत्र एवं सक्रिय शिक्षार्थी, ठीक है, क्या स्वतंत्र, ये ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र एवं सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में स्वीकार किया है। मॉन्टेसरी प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है जो स्व शिक्षा ऑटो एजुकेशन के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, इतना है आपको इनका याद रखना है। इन्होंने क्या मूलभूत सिद्धांत दिए थे, तो मॉन्टेसरी पद्धति के मूल सिद्धांत ये हैं। ठीक है, क्या है, अवशोषक मन। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बालक का मस्तिष्क स्पंज की भांति पर्यावरण से स्वतः ज्ञान और अनुभव अवशोषित करता है। यानी क्या है, एक जो बच्चे का मन है वो अवशोषक की भांति, मतलब हर एक चीज़ को वो क्या है अपने अंदर अवशोषित करता है। ठीक है, जैसे कि एक स्पंज जो उसमें पानी में उसको रखो तो वो पूरा सब कुछ सोख लेता है, उसी तरीके से जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका जो मस्तिष्क है वो स्पंज की भांति कार्य करता है। ओके, दूसरा पॉइंट है संवेदनशील काल। बालक के विकास में कुछ विशेष अवधियाँ होती हैं जब वह विशिष्ट कौशल जैसे भाषा क्रमबद्धता, गत्यात्मक कौशल बहुत तेज़ी से सीखता है। तो ये वही अवस्था है 0 से 6 वर्ष तक की जहाँ पर भाषा, गत्यात्मक कौशल बहुत तेज़ी से सीखता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है तैयार वातावरण। ऐसा शैक्षण परिवेश जो बच्चे की ऊंचाई, क्षमता और रुचि के अनुकूल हो, जैसे छोटे फर्नीचर, सुलभ अलमारियां जहां तक उनका पहुंच हो। ठीक है, कि हाथ जहां पर जा सकें और उनके लिए जिस ऊंचाई तक वो पहुंचने की उनकी क्षमता हो उसके हिसाब से क्या है फर्नीचर और अलमारियां होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान इंद्रिया प्रशिक्षण, सेंसरी ट्रेनिंग। मॉन्टेसरी का मानना था कि ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। इसके लिए विशिष्ट मॉन्टेसरी उपकरण जैसे कि सिलेंडर, ब्लॉक, पिंक टावर, सैंड पेपर, लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है स्वतंत्रता एवं अनुशासन। बालक को स्वीकृत सीमाओं के भीतर अपनी गतिविधि और गति चुनने की क्या है स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये किसके पॉइंट हैं, तो ये हमारे मारिया मॉन्टेसरी के हैं। ठीक है, इन्होंने बताया इनकी अवधारणा, उसके बाद मूल दर्शन क्या है इन्होंने बताया, उसके बाद इनके सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं शिक्षा में भूमिका। अब इनका देख लेते हैं कि मॉन्टेसरी शिक्षक की भूमिका। ठीक है, रोल ऑफ मॉन्टेसरी टीचर। मॉन्टेसरी शिक्षक की अध्यापक न कहकर निर्देशिका कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य बालक को निर्देश देना नहीं बल्कि वातावरण तैयार करना और अवलोकन करना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पारंपरिक शिक्षा पद्धति और मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो शिक्षक केंद्रित, ठीक है, पारंपरिक जो थी वो कैसी मेथड था हमारा टीचिंग का, वो टीचर ओरिएंटेड था। ठीक है, शिक्षक केंद्रित था। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी में बाल केंद्रित, और फिलहाल NEP 2020 में भी क्या कहा है कि जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक है, स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। दूसरा है समूह शिक्षण एवं एक समान गति। पारंपरिक शिक्षा पद्धति में समूह शिक्षण एवं एक समान गति को वरीयता दी जाती थी, लेकिन मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में व्यक्तिगत शिक्षण एवं स्वगति, क्योंकि हर एक जो बच्चा होता है वो अलग अलग सीखता है, हर एक की व्यक्तिगत कुछ कमजोरी होती है और कुछ ताकत होती है। तो हमें एज अ टीचर्स को क्या करना चाहिए, हर एक बच्चे के हिसाब से सिखाना है उसको, ताकि उसको जो सीखने की जो उसकी गति है वो अच्छी हो सके। ठीक है, अमूर्त सिद्धांतों पर जोर। पारंपरिक शिक्षा पद्धति में अमूर्त सिद्धांतों पर जोर दिया जाता था। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति जो है वो क्या कहती है, मूर्त एवं ज्ञानेंद्रिय सामग्री द्वारा अधिगम। फिर है बाह्य अनुशासन एवं पुरस्कार तथा दंड। जो पारंपरिक शिक्षा थी वो पुरस्कार एवं दंड आधारित थी, लेकिन जो मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है वो क्या कहती है,
आंतरिक अनुशासन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, तो आपको ये क्लियर हुआ। अब देखिए इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर मारिया मोंटेसी के ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण, सेंसरी ट्रेनिंग तथा तैयार वातावरण के सिद्धांतों का ईसीसी पे क्या व्यावहारिक उपयोग है। बिल्कुल कितना परफेक्ट क्वेश्चन है ना कि आप लोग अगर करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही चीज़ है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो आपको डालने हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ठीक है। पेन बिल्कुल भी नहीं साथ दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ईसीसी के विकास में भारतीय विचारकों का योगदान, ठीक है, जो कि हमारे टॉपिक में दिया हुआ है। तो एक एक करके देखेंगे कि जो भारतीय विचारक रहे हैं उन्होंने ईसीसी एजुकेशन में क्या उनका योगदान रहा है। सबसे पहले बात करेंगे गिजुभाई बधेकर की, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में तो ना जाने कितनी बार इन सबसे क्वेश्चन अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है, हम सभी जानते हैं इनके बारे में, लेकिन अगर लिखने के लिए बैठेंगे तो थोड़ी और चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो गिजुभाई बधेकर को भारत में बाल शिक्षण के जनक एवं मोंटेसी आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर 1920 उन्होंने गुजरात के भावनगर में बाल मंदिर की स्थापना की थी, जो भारत का पहला संगठित प्री स्कूल माना जाता है। आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी, और इसके लिए तो है ही है। चलिए तीसरा पॉइंट है बाल केंद्रित उपागम। इन्होंने बाल देवो भव, बालक ही ईश्वर है, जैसे हम कहते हैं ना कि वो है ना एक अतिथि देवो भव, है ना, कि अतिथि देवो भव मतलब अतिथि हमारे देवता के समान है, तो वैसे ही यहाँ पे बाल देवो भव, बालक ही ईश्वर है का नारा दिया था। पारंपरिक कठोर सजा प्रणाली का पूर्ण इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। प्रमुख रचना इनकी प्रसिद्ध पुस्तक दिवा स्वप्न डे ड्रीम भारतीय बाल शिक्षा शास्त्र में क्रांति लाने वाली कृति है। शिक्षण तकनीकी की बात करें तो कहानी कहने की कला, नाटक, खेल और प्राकृतिक वातावरण के माध्यम से इन्होंने शिक्षण की बात कही थी, है ना। तो ये गिजुभाई बधेकर की हमारी बात हो गई, ठीक है। अगले हैं ताराबाई मोदक। ताराबाई मोदक को भारत की मोंटेसी माता कहा जाता है। इन्होंने मोंटेसी पद्धति को भारतीय ग्रामीण एवं आदिवासी परिस्थितियों के अनुकूल ढाला था, ठीक है। नूतन बाल शिक्षण संघ 1926 दादर मुंबई में गिजुभाई बधेकर के साथ मिलकर इन्होंने स्थापना की थी, किसकी, नूतन बाल शिक्षण संघ की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम बाल शिक्षा केंद्र बोर्डी, जो कि कहाँ पर है, ठाणे में है। 1945 में उन्होंने ग्रामीण एवं आदिवासी बच्चों के लिए बोर्डी में प्रयोग शुरू किए गए थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है ना कि ग्राम बाल शिक्षा बोर्डों में शुरू की गई थी, ठीक है। विकासवादी अवधारणाएं इन्होंने दी थी, तो आंगनवाड़ी, खुले आंगन में सामुदायिक सहयोग से बाल शिक्षा केंद्र, विकासवाड़ी प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एकीकृत मॉडल, चलता फिरता बालवाड़ी, जो बच्चे पशु चराने जाते थे उनके लिए खेतों और मैदानों में जाकर शिक्षा देना, ये चलता फिरता बालवाड़ी इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला है, नेक्स्ट है हमारे महात्मा गांधी जी। जिनकी एक पूछा जाता है हमेशा कि नई तालीम शिक्षा किसने दी थी, इसके प्रणेता कौन थे, तो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी शिक्षा दर्शन उनकी वर्धा शिक्षा योजना 1937 या नई तालीम पर आधारित है। पूर्व या बुनियादी शिक्षा की बात करें तो भी हम किनका नाम लेते हैं, महात्मा गांधी जी का ही नाम लेते हैं। नई तालीम में जन्म में 6 वर्ष तक की आयु के लिए पूर्व बुनियादी शिक्षा का प्रावधान रखा, जिसमें माँ और परिवार को प्रथम विद्यालय माना है, क्या कहा है, प्रथम विद्यालय माना है, ठीक है, माना गया है। इन्होंने हस्तकला केंद्र शिक्षित, ठीक है, हस्तकला केंद्रित शिक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए 3H, जिसमें हेड यानी कि मस्तिष्क, हार्ट यानी कि दिल, और हैंड। 3H हम सभी जानते हैं, हेड, हार्ट, हैंड के समन्वय पर क्या दिया था,
बल दिया था कि आपका जब मस्तिष्क, आपका हृदय और आपके हाथ, इन तीनों का जब समन्वय होगा तब आपका जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। ठीक है। स्वावलंबन एवं मातृभाषा पर इन्होंने जोर दिया था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो तथा बालक में श्रम के प्रति सम्मान जागे। तो जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा कि ईसीसी की भाषा की विशेषता, तो ये भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि मातृभाषा को वरीयता दी है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से ये क्लियर है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या था? प्रकृतिवाद। ठीक है। मानववाद और अंतर्राष्ट्रीयवादिता के अनुपम संगम है। प्रकृति की गोद में शिक्षा किससे रिलेटेड करता है? टैगोर जी से। टैगोर का मानना था कि बालक 4 दीवारों के बंद कमरे के बजाय खुले प्राकृतिक वातावरण में सीखना चाहिए। मतलब बच्चे को क्या है कि कमरे में 4 दीवार के कमरे में बंद होने की बजाय खुले वातावरण यानी प्रकृति के वातावरण में सीखना चाहिए। उससे क्या है, उसकी सीखने की जो दर है वो वृद्धि होगी। ठीक है। शांति निकेतन एवं विश्व भारती, उन्होंने प्रकृति परिवेश में पेड़ों के नीचे शिक्षण की व्यवस्था की जहां बालक स्वतंत्र रूप से सीख सकें। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं। और फिर है कला संगीत व स्वतंत्रता। ईसीसी स्तर पर बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति हेतु संगीत नृत्य, ठीक है, संगीत नृत्य चित्रकला और अभिनय को अनिवार्य अंग बनाया गया। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक, अगर हमें एक मतलब इसमें पूरा तालिका बनाकर हमें अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो एक तरफ लिखेंगे भारतीय विचारक, मुख्य संस्था एवं प्रयोग और उनका योगदान। ठीक है, उनका योगदान। तो सबसे पहले गिजुभाई विदेका हैं जिन्होंने क्या संस्था, कौन सी संस्था की है? तो दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर। ठीक है, दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर। और योगदान क्या दिया है? तो दिवा स्वप्न कहानी आधारित बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। नंबर 2 है ताराबाई मोदक, ग्राम बाल शिक्षा केंद्र और बोर्डी। ठीक है। योगदान क्या है इनका? आंगनवाड़ी की नींव, मेडो स्कूल, चलता फिरता बालवाड़ी। ओके। तीसरा पॉइंट है महात्मा गांधी जी, वर्धा योजना और नई तालीम। योगदान है पूर्व बुनियादी शिक्षा, 3H का सिद्धांत। ठीक है, जो कि आपका हेड हार्ट हैंड। ओके। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। ठीक है, संस्था। और इनका योगदान क्या है कि प्रकृतिवादी शिक्षा, कला संगीत द्वारा सृजनात्मकता। ओके, ये बिल्कुल क्लियर होगा पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। ताराबाई मोदक द्वारा प्रतिपादित विकासवाड़ी एवं चलता फिरता बालवाड़ी की अवधारणा किस प्रकार भारतीय ग्रामीण परिवेश में बाल शिक्षा की रीढ़ साबित हुई है? तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अध्याय नंबर 4 पर। भारत में ईसीसी से संबंधित प्रमुख संस्थाएं एवं उनका योगदान। अब हमारी बात आ जाती है संस्थाएं जो हैं। ठीक है, इन संस्थाओं के बारे में हम बहुत बार पढ़े, हमने बहुत थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ निकाली है ताकि आपको क्वेश्चन जब आए तो आप उसको रिलेट करके लिख पाएँ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ICCW। और ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1952 में हुई थी। अग्रणी राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन। ठीक है, पेन बिल्कुल नहीं चल रहा। योगदान क्या है? तो बच्चों के अधिकार की रक्षा, बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन, अनाथ व वंचित बालकों हेतु कल्याणकारी योजना एवं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करना। किस संस्था का है? कौन सी संस्था राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करती है? तो यही ICCW। ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, भारतीय बाल कल्याण परिषद। ओके। दूसरी हमारी संस्था है NCERT। ठीक है, NCERT राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। स्थापना 1961 में, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है। ECC में योगदान, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मूलभूत चरण। ठीक है, NCFFS 2022 का निर्माण इसने किया है। और जादुई पिटारा ECC हेतु खेल आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM।
ये एनसीईआरटी के थ्रू ही हमारा आता है। और तीसरा पॉइंट है प्री स्कूल शिक्षा हेतु दिशा निर्देश एवं शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना। ये एनसीईआरटी के क्या हैं, उद्देश्य हैं। ठीक है, क्या क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जादुई पिटारा और प्री स्कूल शिक्षा हेतु दिशा निर्देश एवं शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना। शिक्षण प्रशिक्षण से आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपकी देखो टीचिंग, आप जो टीचर बन जाते हैं उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग होती है ना, तो जो नई नई चीज़ें हैं, नए नए मेथड हैं, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, तो उसकी जो है ट्रेनिंग चलती रहती है आपके जब मतलब जॉब लगने के बाद भी आप बच्चों को किस तरीके से सिखाएं, कोई भी नई मेथड अपना के किस तरीके से, तो उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग आपकी चलती रहती है। प्रशिक्षण का मतलब यही है। ठीक है, चलिए फिर है हमारी ICDS। ये संस्था तो सभी पढ़े हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, स्कीम नहीं होता है, ये एक बहुत सारे लोगों को नहीं पता या बहुत सारे लोगों को पता भी है तो वो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये स्कीम नहीं है, सर्विसेज है। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा, सेवा का मतलब ही सर्विस। ठीक है, शुरुआत इसकी 2 अक्टूबर 1975 विश्व की सबसे बड़ी बाल विकास योजनाओं में से एक है। ठीक है, मुख्य घटक इसकी 6 सेवाएं ये देती है। ठीक है, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा, यानी कि स्कूल जाने से पहले की जो शिक्षा है वो ये बच्चों को देती है। पूर्व स्कूली शिक्षा से आपको क्लियर होगा। ठीक है, पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो आप ये बिल्कुल जो 6 पॉइंट हैं बिल्कुल एक याद रखिएगा। ठीक है, तो ICDS जो मुख्य घटक कितनी सेवाएं ये देती है, तो 6 सेवाएं, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा, ठीक है, पूरक पोषण और टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं और पोषण एवं शिक्षा। ठीक है, कार्यान्वयन इसका क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से ये कार्यरत। ओके, फिर है हमारी अगली संस्था यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, भारत में 1949 से कार्यरत है। ECC में योगदान क्या है इसका, राज्य व केंद्र सरकारों को ECC नीतियां बनाने में तकनीकी सहयोग देना, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ECD मानकों का निर्धारण, ई-लर्निंग सामग्री व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में सहयोग देना। ओके, फिर है हमारा अगला पॉइंट NCTE। ठीक है, NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, वैधानिक दर्जा इसे 1995 में NCTE अधिनियम 1993 के तहत इसे प्राप्त हुआ था। योगदान पूर्व प्राथमिक ECC शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कि DPSE डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के मानकों, योग्यताओं और मान्यताओं का नियमन करना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ECC परिषद राष्ट्रीय ECC नीति 2013, भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय ECC नीति स्वीकृति, जिसके तहत गुणवत्ता मानक तय करने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य ECC परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया था। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन रहा कि समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा PSE को प्रभावशीलता एवं मूल्यांकन कीजिए तथा NCERT द्वारा विकसित जादुई पिटारा की इसमें क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। आपका 200 शब्दों का क्वेश्चन तैयार है, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी लिखिएगा। ICDS की 6 सेवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, स्थिति खेल आधारित सामग्री और जादुई पिटारा NCFS 2022 के लक्ष्यों को जोड़कर उत्तर लिखे आप। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी लेक्चर, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि जो कोई भी टॉपिक आपका ऐसा है कि जिसके बारे में आपको पढ़ना है, और तो मैं उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसे पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए और इसी तरीके के एक नोट्स आपको मिल जाए और साथ में आपको क्वेश्चन मिल जाए। और आप अगर चाहें तो स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल
होम साइंस बाय रिंकी मैम पर सर्च करके टेलीग्राम में आप उसमें भी आप अपनी कॉपी डाल सकते हैं, तो मैं वो भी देख लूँगी आप किस तरीके से कैसे लिख रहे हैं। अगर जो थोड़ा सा भी हेल्प अगर मेरे से हो सकेगा तो वो मैं पूरे करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऐसे ही। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। थैंक यू।